1941 में पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना निम्न में से कौन सी है। तो कामायनी विकल्प सी एकदम सही है। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, सभी को बहुत अच्छे से पता है। प्रश्न नंबर 141 का आंसर था कामायनी जयशंकर प्रसाद। चलिए प्रश्न नंबर 142 के लिए आंसर करिए, गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 142 के लिए आपको आंसर करना है। जो गीतिका काव्य संग्रह है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक काव्य संग्रह है। विकल्प सी एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 के लिए विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सांध्य गीत गीत संग्रह किसका है? तो बिल्कुल एकदम सही आंसर है, सांध्य गीत जो गीत संग्रह है वो महादेवी वर्मा जी का गीत संग्रह है। प्रश्न नंबर 143 का विकल्प डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है सांध्य गीत, एकदम सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, तोड़ती पत्थर रचना किसकी है? तोड़ती पत्थर रचना किसकी है? प्रश्न नंबर 144 के लिए आंसर करिए, तोड़ती पत्थर रचना किसकी है? तोड़ती पत्थर जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, तो उसको क्लियर कर लीजिए, गलती मत करिएगा। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। तोड़ती पत्थर जो रचना है वो निराला जी की रचना है। इसके पहले जो गीतिका काव्य संग्रह आया था वह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का था, और तोड़ती पत्थर रचना भी निराला जी की है। आगे आपको आंसर करना है, अरिमा के रचयिता कौन है? अरिमा के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 145 का विकल्प ए एकदम सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की है? ये आपको आंसर करना है। सांध्य गीत जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है, विकल्प नंबर सी। और आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की रचना है। अभी हमने प्रश्न नंबर 143 में ही ये चीज अभी पढ़ी है, आज ही ये प्रश्न आया है कि सांध्य गीत गीत संग्रह जो है वो महादेवी वर्मा जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अब सभी को पता है, आप लोग ये रचनाएं भी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इनमें से फंसने की संभावना बनती है कि आपके पेपर में हो सकता है इनमें से कोई रचना फंस जाए। छायावाद की विशेषता क्या है? आपको ये आंसर करना है, छायावाद की विशेषता क्या है? बिल्कुल विकल्प सी एकदम सही है, सौंदर्य एवं प्रेम। तो सौंदर्य एवं प्रेम जो है प्रश्न नंबर 147 का सही आंसर हो जाएगा, सौंदर्य एवं प्रेम, विकल्प सी। और इसके अलावा छायावाद की जो अन्य विशेषता है वो है प्रकृति का चित्रण और सौंदर्य एवं प्रेम। तो ये दो विशेषताएं आपको छायावाद की पता चल गई हैं, तो इनको भी नोट डाउन करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावाद युगीन कवि नहीं है? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। तो देखिए, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा ये आपके छायावाद युग के चार स्तंभ हैं, जबकि मैथिली शरण गुप्त छायावाद युग के कवि नहीं है। तो विकल्प नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 का विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 149 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? तो देखिए, प्रेम माधुरी हमने पढ़ा हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, तो ये छायावाद की युग की नहीं हुई, ये भारतेंदु युग की होगी। उद्धव शतक, इसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, तो ये भी जो है वो छायावाद युग से संबंधित नहीं है। अब चित्राधार जो है वो आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के चार स्तंभों में से एक हैं, तो विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्राधार छायावाद में लिखी गई रचना है। और सूर सारावली के बारे में आप जानते हैं कि साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली, ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। सूर सारावली जो है आपकी वो सूरदास जी की है, बिल्कुल बिल्कुल सूरदास जी की है, बिहारी जी की नहीं है, गलत मत लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपको आंसर करना है, शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता मानी गई है? आंसर करिए। शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा प्रगतिवाद काव्यधारा की प्रमुख विशेषता मानी गई है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तो प्रयोगवादी कवि के लिए आपको आंसर करना है कि प्रयोगवादी कवि कौन है। प्रश्न नंबर 151 के लिए आंसर करिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 151 के लिए जो प्रयोगवादी कवि हैं वो आपके मुक्तिबोध जी तो है ही, प्रश्न नंबर 151 में ध्यान दीजिएगा, मुक्तिबोध तो है ही, साथ ही साथ भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो भी प्रयोगवादी कवि हैं। तो मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद मिश्र दोनों ही
क्योंकि प्रयोगवादी कवि हैं, तो विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। विकल्प खा और विकल्प गा दोनों, यानी कि मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद मिश्र दोनों ही जो हैं वो आपके प्रयोगवादी कवि हैं। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। चंद्रवरदाई किस ग्रंथ के रचनाकार हैं, ये आपको आंसर करना है। चंद्रवरदाई किस ग्रंथ के रचनाकार हैं? बिल्कुल पृथ्वीराज रासो, एकदम आसान सा प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो है चंद्रवरदाई जी। बिल्कुल पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। बिल्कुल पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। विसल देव रासो के जो रचनाकार हैं वो हैं नरपति नाल है। कौन है? नरपति नाल जो हैं वो विसल देव रासो के रचनाकार हैं। और खुमान रासो के जो रचनाकार हैं वो हैं दलपति विजय। और संदेश रासक, जो संदेश रासक रचना है, बिल्कुल खुमान रासो के हैं दलपति विजय, विसल देव रासो के हैं नरपति नाल। और जबकि जो संदेश रासक रचना है उसके जो लेखक हैं वो है अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान है संदेश रासक के रचनाकार, तो उसको भी नोट करके रखिएगा। संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय, बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई जी। पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद्रवरदाई जी। चलिए, तो क्लियर हो गया ये। और साथ ही साथ पृथ्वीराज रासो के लिए आपको एक जरूरी चीज याद रखनी है कि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। चलिए, बिल्कुल संदेश रासक के हैं अब्दुल रहमान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इन पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो विकल्प ए कवि वचन सुधा बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा का जो संपादन है पत्रिका का वो किया है। और सरस्वती पत्रिका के आप लोग सभी लोग जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त संपादक रहे हैं, इनको बहुत प्रसिद्धि हासिल हुई थी। चलिए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्थूल भद्ररास के रचनाकार कौन है? स्थूल भद्ररास के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 154 के लिए आप लोगों को आंसर करना है। स्थूल भद्ररास के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 154, बिल्कुल विकल्प बी जिनधर्म सूरी एकदम सही आंसर है। स्थूल भद्ररास के रचनाकार हैं जिनधर्म सूरी जी। विकल्प बी एकदम सही आंसर है प्रश्न नंबर 154 के लिए। निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? ये आपको आंसर करना है। विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो रीतिकाल के कवि नहीं है, ये आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि हैं। तो विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी घनानंद, मतीराम, महाकवि भूषण ये सभी आपके रीतिकाल से संबंधित हैं। रोज हम रीतिकाल पर लगातार चर्चा भी करते आए हैं, तो सभी से बन भी जाएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये आधुनिक काल भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 155 का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी का जो समय है छायावाद युग का समय माना जाता है। प्रश्न नंबर 156 का आपका बिल्कुल विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 156 का 1918 से 1938 ईस्वी का समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि सम्मान से किसको विभूषित किया गया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बन जाना चाहिए। राष्ट्र कवि किसको कहा गया है? बिल्कुल विकल्प बी आंसर आ रहा है सभी का, मैथिली शरण गुप्त जी को। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न है 158 के लिए आंसर करिए। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? यानी कौन सी रचना ऐसी है जो वीर गाथा से संबंधित है? पृथ्वीराज रासो जो है वो वीर गाथात्मक रचना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 159 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल विकल्प डी। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं तुलसीदास के लिए एकदम सही आंसर है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, भक्ति काल से संबंधित थे। बिल्कुल विकल्प ए, विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का है? तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
कौन सा कवि रीतिकाल का है, ये पूछा गया है। बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी लोगों से बन जाएगा। प्रश्न नंबर 160 के लिए आंसर करना है आपको। रीतिकाल से जब भी रीति सिद्ध कवियों की बात आती है, रीतिकाल में जो आपका काल विभाजन है या रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा गया है, रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो जब भी रीति सिद्ध कवियों की बात आती है तो हमेशा उसमें सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में रहता है वो है बिहारी लाल जी का। किसका? बिहारी लाल जी का। विकल्प डी जो है वो आपका सही होगा। बिहारी लाल जी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवियों में से थे। तो विकल्प डी, प्रश्न नंबर 160 का विकल्प डी एकदम सही हो जाएगा। तो जिन्होंने भी विकल्प डी आंसर किया है बहुत अच्छी बात है, अच्छे से तैयारी ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जिन्होंने अगर गलती भी की है तो पुरानी क्लासेस को वो लोग देखें, क्योंकि अगर उन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं पढ़ी है तभी उनसे गलती हुई है, वरना उनसे गलती होने के चांसेस ही नहीं, क्योंकि 2-3 बार हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवियों के बारे में। रीतिकाल के 3 विभाजन है, रीति सिद्ध में, रीतिबद्ध में और रीति मुक्त में। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो सभी से बन गए होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार जाकर पढ़ लें और पुरानी क्लासेस को देख लें। और साथ ही साथ अगर जिन्होंने भी गोले का ज्ञान जीके जी चैनल नहीं देखा है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको गोले का ज्ञान जीके जी चैनल के बारे में जानकारी नहीं है, तो जाकर उस चैनल के वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको चैनल पसंद आए तो।